नमस्कार दोस्तों, लोमश एंटरटेनमेंट चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ हर कहानी में होता है खून, धोखा और साजिश का सच, जिसमें किरदार आम होते हैं पर अंजाम खौफनाक। क्यों होता है जुर्म, कौन बनता है शिकार और कौन छुपा होता है इसके पीछे? हर एपिसोड में हम सच्चाई को सामने लाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आने वाली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना लखनऊ की है। ये 8 दिसंबर सन 2025 की सुबह लगभग 9 बजे की बात है। पुलिस कंट्रोल रूम में 112 नंबर पर एक फोन आता है। उधर से एक महिला की आवाज आती है कि मैंने एक कत्ल कर दिया है और लाश घर के अंदर रखी हुई है। शुरुआत में तो लग रहा था कि ये सिर्फ सुबह सुबह मजाक के लिए कॉल है, क्योंकि इस तरह के फोन बहुत बार आते रहते हैं। लेकिन फिर से पूछा गया तो फिर से वही जवाब था कि मैंने एक कत्ल कर दिया है, लाश घर के अंदर रखी हुई है। तब वो सामने सुनने वाली जो लड़की होती है वो थोड़ा सीरियस हो जाती है। पूछती है, मैम आप कहाँ रहती हो, आपका नाम क्या है? नाम पूछा जाता है, जगह पूछी जाती है और पूरा एड्रेस मेंशन कर दिया जाता है। और इसी बीच में बातचीत करते करते ही जो नजदीकी पुलिस स्टेशन होता है, बीवीडी यानी कि बाबू बनारसी दास थाने में ये सूचना दी जाती है। थानेदार ने भी इस मामले को शुरुआत में उतनी गंभीरता से नहीं लिया था। उन्होंने अपने सूत्र यानी कि वहाँ के जो ग्राम प्रधान होता है मनोहर यादव, उसको सूचना देते हैं कि जाकर पता करना कि तुम्हारे पास में एक घर है, उस घर में क्या इस तरह की कुछ बात है। प्रधान मनोहर यादव तुरंत मौके पर पहुंचता है। उस घर का जब दरवाजा खटखटाता है तो पूछता है कि क्या तुम्हारी तरफ से पुलिस को फोन किया गया था? महिला कहती है कि हाँ, मेरी तरफ से फोन किया गया था। पूछता है कि क्या तुम्हारे घर में किसी की कोई लाश पड़ी है? महिला कहती है, जी हाँ, लाश पड़ी है, आप आकर अंदर देख सकते हो। जैसे ही ग्राम प्रधान ने लाश देखी, ग्राम प्रधान के भी होश वाक्ता हो जाते हैं। तत्काल प्रभाव से वो थानेदार राम सिंह को फोन करता है कि साहब हाँ, वाकई ये तो सूचना बिल्कुल पक्की है, जितनी जल्दी हो सके आप आ जाइए। अब एसओ हो या डीएसपी हो या डीसीपी हो, ये तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंच जाते हैं और मौके पर देखते हैं कि सूर्य प्रताप सिंह, जो कि करीब 32 साल की उम्र का है, उसकी लाश पड़ी हुई है और ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी धारदार हथियार से बार बार मारने की कोशिश की गई थी। अब पुलिस वालों ने उस लाश को कब्जे में लिया और पता करने की कोशिश की कि आखिरकार पूरा मामला क्या है। दरअसल जो मरा हुआ व्यक्ति है वो पेशे से इंजीनियर है, एवरीडे कंपनी में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होता है और वो उत्तर प्रदेश के जिला देवरिया का गांव परसिया भीकम का रहने वाला होता है। लेकिन परिवार लगभग 15 साल पहले ही लखनऊ में आकर शिफ्ट हो जाता है। बेटा अलग रहता है और जो उसके पिता है वो जानकीपुरम लखनऊ में रहते हैं। 3 बहनें हैं, तीनों की शादी हो चुकी है। और जैसे ही उस लड़के के पिता यानी कि नरेंद्र कुमार को ये सूचना दी जाती है, नरेंद्र कुमार और उनकी पत्नी उषा रोते बिलखते हुए मौके पर पहुंच जाती है। अचानक से उसकी मौत की जब खबर मिलती है तो परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। नरेंद्र कुमार अपने बेटे की खबर पाकर मौके पर पहुंच जाते हैं। बाबू बनारसी दास थाने में वो सूचना देते हैं कि मेरे बेटे की जो हत्या की है वो रत्ना ने की है। वो जो घर है वो मेरे बेटे का है, जिसकी कीमत आज की तारीख में लगभग 50 लाख रुपए के आसपास है। इस मकान को कब्जाने के लिए ही उसने ये हरकत की है और इसे जितनी जल्दी हो सके साहब गिरफ्तार कर। उसकी 2 बेटियां हैं, उसकी दोनों बेटियां भी इस पूरे कृत्य में शामिल हैं। जैसे ही पुलिस को ये प्रार्थना पत्र मिलता है, एफआईआर दर्ज हो जाती है। पुलिस अपना काम करना शुरू कर देती है। अब मीडिया वाले भी जुट जाते हैं इस घटनाक्रम को जानने में कि आखिरकार पूरा मामला है तो है क्या। कहानी शुरू होती है साल 2012 से। सूर्य प्रताप सिंह नाम का जो लड़का होता है, तब वो खुद भी पढ़ता था और वो इधर उधर आसपास के घरों में ट्यूशन की तलाश में रहता था कि ताकि ट्यूशन मिल जाए। ऐसे ही एक घर होता है राजेंद्र कुमार नाम के व्यक्ति का, जो कि जनगणना विभाग में सरकारी कर्मचारी होते हैं। वो दिन में ड्यूटी पर जाया करते थे। घर में उनकी पत्नी रत्ना अकेली रहती थी। उस वक्त उसकी उम्र 33 साल के आसपास। छोटी बेटी की उम्र 3 साल और बड़ी बेटी की उम्र 5 साल थी। सूर्य प्रताप सिंह रत्ना से पूछता है, क्या आप अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना चाहते हो? तभी वो कहती है कि छोटी बेटी तो बहुत छोटी है, तुम बड़ी को ट्यूशन पढ़ाना चाहते हो तो इसके लिए मैं अपने पति से पूछताछ करूंगी। जब उसने अपने पति से पूछा तो उसने हामी भर ली, लेकिन पति के अंदर शराब का नशा करने का ऐप था, इसीलिए वो बीमार भी रहता था। इधर सूर्य प्रताप सिंह घर में आता था, रोज ट्यूशन पढ़ाकर चला जाया करता था। 2 साल तक ऐसे ही सिलसिला चलता रहता है। साल 2014 में राजेंद्र कुमार की पीलिया की वजह से मौत हो जाती है और रत्ना विधवा हो जाती है। हालांकि उसको सरकारी नौकरी का फंड और पेंशन के भी पैसे मिलने शुरू होते हैं। इसी बीच में रत्ना और सूर्य प्रताप सिंह नजदीकियां बढ़ जाती है, दोस्ती हो जाती है और दोस्ती कब गहरी हो जाती है पता ही नहीं चलता। सूर्य प्रताप सिंह के घर वालों को साथ ही उस रत्ना के घर वालों को ये बात पता चलती है कि इन दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ रही है, तो परिवार वालों ने इन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। पर ये दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहना शुरू कर देते हैं। बच्चे बड़े हो रहे थे। उधर सूर्य प्रताप सिंह इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर लेता है, नौकरी लग जाती है, वक्त आगे बढ़ जाता है।
है जब घर वालों ने ज्यादा ही रोका टोकी करनी शुरू की। तब साल 2020 में इस सूर्य प्रताप सिंह ने अपने ही घर पे इन्हें किराए पर रख लिया। वक्त और आगे बढ़ता है, जब बेटियां और बड़ी होने लगती हैं, तो उसने बेटियों पर नजर रखना शुरू कर दिया। कहाँ जाती है, किससे मिलती है, स्कूल में किससे मिल रही है, मोबाइल यूज कर रही है, नहीं कर रही है। वो ऐसी भूमिका निभाने लगा जैसे क्या एक पिता अपने बच्चों के प्रति निभाता है। वक्त और आगे बढ़ता है तो रत्ना को ये अच्छा लगता है कि देखो कितनी फिक्र करता है, कितना बढ़िया है। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि दरअसल उसकी बड़ी बेटी को वो जब मौका मिलता था तब उसे गलत तरीके से छूता था। शरीर के अलग अलग हिस्सों को छूना, उसके साथ बदतमीजी करना। शुरुआत में तो बेटी शांत रही, लेकिन जब पाप का घड़ा भरा तो उसने अपनी माँ को बता दिया। माँ को इस बात पर ज्यादा गुस्सा आ रहा था और ये तारीख 7 दिसंबर 2025 अचानक ही उसने इस बड़ी वाली बेटी का मोबाइल देखा और मोबाइल देखने के बाद उसमें कोई लड़के का चेहरा दिखाई देता है। उसने कहा, ये फोटो किसका है? इस बात पर सूर्य प्रताप सिंह बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और इतना गुस्से में आ जाता है कि वो उस लड़की को खींचते हुए घसीटते हुए कमरे के अंदर लेके जाता है और उसके साथ वो अभद्रता कर रहा था। लड़की जोर जोर से चीख रही थी, चिल्ला रही थी। छोटी वाली बेटी ने अपनी माँ से कहा कि देखो मम्मी, आज दीदी को फिर से परेशान किया जा रहा है, बाहर चीखने की आ रही है। लेकिन पड़ोसियों को इन बातों से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि इस घर से चीखने चिल्लाने की आवाज तो अक्सर आती थी। माँ को ज्यादा गुस्सा आता है, अपनी छोटी बेटी के साथ दरवाजे पर जाती है, बार बार दरवाजे को खुलवाती है। माँ को गुस्सा ज्यादा था, रसोई में जाकर एक चाकू लेके आती है और दरवाजा जैसे ही खुलता है अपनी बेटियों को वो आदेश देती है कि पकड़ लो इसको। वो उसे पकड़ लेते हैं और उठा के पटक देते हैं और उसके बाद माँ ने उसको चाकुओं से गोद देती है, यानी कि गर्दन पर उस एक के बाद एक वार किए जाते हैं और जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती वो कुछ देर तक तड़पता रहता है। तड़प कर उसके दम निकल जाता है। अब माँ बेटी समझ नहीं पा रही थी कि रात के 11 बजे थे। उस दिन तारीख थी 7 दिसंबर 2025। अब ये तीनों के तीनों सदमे में आ जाती है, दूसरे कमरे में जाकर बैठ जाती है और वो इंतजार कर रहे थे कि आखिरकार करे तो क्या करे। जब कुछ सूझता नहीं है तो लगभग 10-12 घंटे बाद सुबह करीब 9 बजे यानी 8 दिसंबर 2025 को रत्ना पुलिस को फोन करती है और कहती है कि साहब, मैंने एक कत्ल कर दिया है। पुलिस आती है। हालांकि अभी इसके हर एक पहलू की जांच पड़ताल की जा रही है कि क्या वाकई इस महिला की बच्चियां भी शामिल थी या खाली महिला ही अकेली इसमें शामिल थी या कोई बाहर का और आदमी इसमें शामिल था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूं विकास लोमश, फिर मिलूंगा एक नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद, जय भारत।